इंटर वेराइटल संकरण भी होता है, इंटर स्पेसीज संकरण भी होता है। अब आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, आप वेराइटीज का संकरण समझ लो। इंटर वेराइटल संकरण मतलब फसल तो एक ही है गेहूं की, फसल एक ही है गेहूं की। इंटर वेराइटल संकरण मतलब गेहूं की अपन ने फसल ली, उसकी दो वेराइटी ले ली, एक सरबती सोनारा ले ली और एक सोनालिका ले ली। इन दोनों के बीच में संकरण करवाए तो क्या आ गया? इंटर। कौन सा आया? इंटर वेराइटल संकरण उसको बोल सकते हैं। इंट्रा का मतलब है कि गेहूं की किस्म एक ही है लेकिन वेराइटी भी दोनों सेम ही है। सोनालिका सोनालिका के बीच में ही संकरण कराकर फिर नई किस्म तैयार की गई है। अब समझ में आया? अब ऐसा ही फिर अभी तो इंटर वेराइटल रखा है ना, अभी इंटर स्पेसिफिक संकरण रखेंगे तो स्पेसीज क्या होगी? इंटर में तो दोनों अलग अलग और इंट्रा में सेम रहेगी। जैसे कपास के अंदर है, कपास के अंदर गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम अर्बेरियम, गोसिपियम बारबेरियम, ठीक है, अलग अलग है ना कपास की, चार है, एक गोसिपियम अर्बोरियम और है, सीजलैंड कपास है एक तो, ठीक है, एक देसी कपास है, एक अमेरिकन, ठीक है। वैसे कपास की चार वेराइटीज है, सबसे ज्यादा 57% अगर ग्रो की जाती है तो अमेरिकन वेराइटी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में ऑर्थोडेक्स और रिकैल्सिट्रेंट सीड के बारे में मैंने कल ही बताया था कि जितने भी अपने फसलों के जो बीज है, सस्य वैज्ञानिक क्रॉप्स के जो बीज है, वो सारे के सारे कौन से हैं? ऑर्थोडेक्स सीड है। इनको अड़ियल सीड भी कहा जा सकता है। ये वे बीज होते हैं जिनको कम नमी के ऊपर लंबे समय तक आप भंडारित रख सकते हो। और बीजों की नमी के बारे में बात आई तब भी मैंने बताया था कि 10 से 12% नमी पर मुख्य रूप से सभी खाद्यान्नों के बीजों का भंडारण किया जाता है, पूछा गया है एग्जाम। लेकिन जैसे ही 12% से अधिक नमी होगी तो कल सर आपको आईपीएम पढ़ा रहे थे और उसमें आपने देखा होगा आपके एक टॉपिक भी है भंडारण के कीट। और भंडारण के अंदर एक साधारण रूप से अपने गांव में खूब देखने को मिलता है, जिसको अपन एक कॉमन भाषा में इल्ली बोल देते हैं। वो इल्ली नहीं, वो खपरा बीटल है। क्या है वो? खपरा बीटल है। अब उस खपरा बीटल के लिए भी आप फिर ध्यान में रखना, क्योंकि तीन नाम है, वो तीनों आपस में फिर मिलते जुलते हैं और गलत करके आते हो। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा और टर्गोडर्मा, शुरुआती तीन शब्द है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा और टर्गोडर्मा। इनके आगे के शब्द है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं, ठीक है। ट्राइकोडर्मा हेरेजेनियम भी आता है, ये ट्राइकोग्रामा ग्रेनेरियम, सॉरी ट्राइकोग्रामा चिलोनिस आता है और ट्राइकोग्रामा ग्रेनेरियम आता है। अब इनको आपको ये शब्द याद रख लो कि कभी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा ये क्या है? फंगस है। क्या है? फफूंद है, ये लाभदायक है ये, और हमेशा बीज उपचार और मृदा उपचार के लिए इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। कॉलर रोग, काली जड़ रोग में काफी बार आप लोगों को किसी न किसी बुक में आप पढ़ते जाओगे, जैसे ही आपको बताया जाएगा ट्राइकोडर्मा के बारे में ही बताया जाएगा। इसकी रेट मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमेशा 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 kg काम में ली जाती है। 1 हेक्टेयर में कितनी काम में ली जाती है? फिर बात करते हैं ट्राइकोग्रामा। ये भी लाभदायक है, लेकिन ये क्या है? कीट है। ये क्या है? कीट है। ये एग पैरासिटोइड है, अंड परजीवी, मतलब उस जो भी अपना कीट होगा उसके अंडों के ऊपर ये परजीवी की तरह रहेगा या उनसे ही अपना भोजन लेगा, तो ये उसको नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना ट्राइकोग्रामा, एग पैरासिटोइड, लाभदायक कीट है। और यह है टर्गोडर्मा ग्रेनेरियम, खपरा बीटल। इसको ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कम ऑक्सीजन पे, बस इसको तो टेम्परेचर और नमी फेवरेबल मिलते ही अपने आप वृद्धि करता है। इसीलिए अगर भंडारण में अपन ने कहा गया है कि अगर बीजों के लिए कितनी थी? 10 से 12% नमी है। अगर अनाजों के लिए देखा जाए तो 12 से 14% नमी है। अनाजों के लिए कितनी है? 12 से 14% नमी है। अगर उससे ज्यादा नमी रहेगी तो ये आसानी से उसमें जो
पैरगोडर्मा ग्रेनेरियम है, खपरा बीटल है, ये आसानी से उसमें वृद्धि करना शुरू कर देता है। और अपन देखते हैं कि गनी बेग अपन सब कुछ साफ लेते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में। लेकिन अगर उचित तापमान और सही प्रकार से नमी रखी जाती है तो इसका प्रकोप नहीं होता है। क्लियर है ये तीनों चीजें, कभी गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, ऑर्थोडॉक्स सीड के बारे में चर्चा होगी। फिर थे रिकैल्सिट्रेंट सीड। रिकैल्सिट्रेंट सीड को कम नमी के ऊपर भंडारित नहीं किया जा सकता, लंबे समय तक भंडारित नहीं कर सकते इनको। और इसके लिए मैंने कल कहा था कि सारे के सारे जो फलों के बीज होते हैं मोस्टली वो इसी श्रेणी में आते हैं। और इसका पहले भी उदाहरण दिया था मैंने, आम का। अब डोरमेंसी की बात कर लेते हैं, आगे आएगी। तो उसमें लंबे समय तक जो डोरमेंसी में भी रहने वाले सीड काफी है। जब अगर आपको वीड पढ़ाया जाता है तो वीड सीडों की एक ऐसी ही कैपेसिटी होती है कि उनको 1000 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। और उसके अंदर देखा जाए तो आपके लोटस सीड्स है, कमल का बीज है, जो लगभग कितने समय तक जीवित रहता है, 1000 वर्ष तक जीवित रह जाता है।